बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 17 के कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी जो चैप्टर 17 के स्टार्ट के टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी काम चल रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं या फंक्शंस होते हैं, तो वो सब आपस में बाहम मिलजुल कर चल रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे स्केलेटल मसल्स वर्क करते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और इनको ज़्यादा फूड प्रोवाइड करने के लिए हमारा ब्रीथिंग सिस्टम भी ज़्यादा काम करते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो अब असल जो फंक्शन था वो तो परफॉर्म कर रहा था स्केलेटल मसल। तो बाकी ब्रीथिंग सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इसके साथ इंटीग्रेट हो गए हैं, इसको हेल्प करने के लिए इसके साथ मिलकर काम करना शुरू हो गए। अब ये कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखें। अगर स्केलेटल मसल काम कर रहा हो लेकिन ब्रीथिंग सिस्टम प्रॉपर उसको सपोर्ट ना दे रहा हो, सर्कुलेटरी सिस्टम उसके साथ तावन ना कर रहे हो, इट मीन्स के मसल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, मसल को फूड नहीं पहुंचेगी, तो मसल किस तरह से काम करेगा। तो इससे सर्वाइवल मुश्किल हो जाती। तो कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में क्या है कि सबसे पहले स्टिमुलस होगी। स्टिमुलस मीन ऑर्गेनिज्म के इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगी। फिर ये चेंज मॉलिक्यूलर लेवल पे हो सकती है, ऑर्गेनेलिज लेवल या सेल लेवल पे हो सकती है, या पूरे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हो सकती है। फिर ऑर्गेनिज्म इस चेंज के मुताबिक अपना रिस्पांस देता है और तमाम रिस्पांसेस का आपस में इंटीग्रेट हो जाना, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद है, जो एक सेल पर मुश्तमिल है। अगर आप अमीबा की एग्जांपल ले लें, या पैरामीशियम की एग्जांपल देख लें, या इसी तरह आप यूग्लिना को देख लें, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स देखा गया है कि ये इन स्टिमुलाई या इन चेंजेस के हिसाब से अपना रिस्पांस दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि ये वाटर के अंदर हमारे पास एक यूग्लिना मौजूद है, ये यू नो दैट यूग्लिना इज फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये सपोज करते हैं कि पानी के अंदर लाइट की इंटेंसिटी इस साइड पे ज्यादा है, here is the light intensity is more। अब यूग्लिना इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो इट मीन कि यूग्लिना ने पहले डिटेक्ट कर लिया है कि किस जगह पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर उसी जानब उसने मूव करना शुरू कर दिया। सेम इसी तरह वाटर में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी क्वांटिटी कम ज्यादा के हिसाब से भी अपना रिस्पांस दे रहे होते हैं, या वाटर के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भी डिटेक्ट करते हैं और रिस्पांस देते हैं। तो इससे ये बात तय हो गई कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी एबिलिटी मौजूद है।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन, पहली बात तो हमें पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये हर लेवल पे है, चाहे वो सेल लेवल है, चाहे वो टिश्यू लेवल है, चाहे वो ऑर्गन लेवल है, या वो ऑर्गेनिज्म लेवल है, या सिस्टम लेवल है, कि डिफरेंट सेल टिश्यू या ऑर्गन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसको सेल्स के तौर पर लेके चले तो बॉडी के सेल जो हैं, हर सेल हर चेंज को, हर स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने स्किन की बात करें तो वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट भी होंगे तो स्किन सेल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसी तरह ये जो रेडिएशंस हैं, इनको भी कुछ सेल डिटेक्ट कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। और अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, यही बैक्टीरियम जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो दे आर डिटेक्टेड बाय योर ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो इट मीन कि बेशक हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मुख्तलिफ सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम्स पर मुश्तमिल है, लेकिन हर एक स्टिमुलस के लिए स्पेसिफिक है। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की बात देखते हैं। प्लांट्स complex organisms हैं, multicellular और not passive। not passive mean कि they are actually active। यानी प्लांट्स बेशक नॉन मोटाइल हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, बट स्टिल दे आर एक्टिव। तो फिर यहाँ पे एक्टिव का मतलब लोकोमोशन नहीं है। एक्टिव का मतलब ये है कि इसकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। जैसे प्लांट जो है ये ग्रोथ भी करते हैं, ग्रोथ पैटर्न को चेंज भी करते हैं, और मुख्तलिफ चेंजेस को या स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं। लेकिन प्लांट्स का जो ये सारा प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का, ये एनिमल्स की कोऑर्डिनेशन से थोड़ा डिफरेंट है। और ये डिफरेंस जो है ये किस वजह से है? ज़ाहिर है डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ की वजह से है कि प्लांट से साइल होते हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन का वे और होगा। एनिमल्स मोटाइल होते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, उनमें उनमें कोऑर्डिनेशन का पैटर्न डिफरेंट होगा। चलिए, दोनों ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस है क्या? पहला डिफरेंस ये है कि रिस्पांस की स्पीड। एनिमल्स में रिस्पांस की स्पीड हमेशा फास्ट होती है, जबकि प्लांट में रिस्पांस की स्पीड जो है ये स्लो होती है। दूसरा डिफरेंस, प्लांट रिस्पांस देते हैं बाय वेरिएशन इन ग्रोथ रेट। वो अपनी ग्रोथ को या कम कर लेते हैं या ज्यादा कर लेते हैं, यही इनका रिस्पांस है। अब इसकी एक मिसाल आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये एक प्लांट है, ये स्ट्रेट आप इसका स्टेम सपोज कर लेते हैं, लेकिन अगर इसको इस साइड से लाइट मिलेगी तो ये स्टेम इस साइड पे बेंड करना शुरू कर देगा। अगर इसको इस साइड से लाइट मिलेगी तो ये इधर को बेंड करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स जो हैं ये अपने ग्रोथ रेट को चेंज कर सकते हैं। एक तरफ ग्रोथ ज्यादा कर लेते हैं, दूसरी तरफ ग्रोथ को स्लो कर लेते हैं। या फिर प्लांट रिस्पांस देते हैं बाय चेंजेस इन टर्जिडिटी ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, प्लांट के वैक्यूल के अंदर, जो कि लार्ज वैक्यूल होता है, इसके अंदर वाटर अगर ज्यादा आ जाएगा तो प्लांट सेल विल बी टर्जिड, और अगर इसमें से वाटर निकल जाएगा तो यही सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। तो जरूरत के मुताबिक, स्टिमुलस के मुताबिक प्लांट सेल जो हैं ये टर्जिड भी हो सकते हैं और फ्लैसिड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एनिमल्स के साथ जरा
डिफरेंस देखिएगा। एनिमल अपना रिस्पॉन्स हमेशा कैसे देते हैं? बाय चेंजिंग देयर पोजीशन। तो अब हम इसको अगर समराइज करें तो हम कह सकते हैं प्लांट और एनिमल दोनों ही स्टिमुलस को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि प्लांट का रिस्पॉन्स स्लो होगा जबकि एनिमल्स का रिस्पॉन्स फास्ट होगा। नंबर टू, एनिमल्स अपना रिस्पॉन्स देते हैं बाय चेंजिंग देयर पोजीशन, प्लेस, लोकोमोशन करके। तो प्लांट तो चूंकि लोकोमोशन नहीं कर सकते, तो वो दो तरह से अपना रिस्पॉन्स देते हैं, या अपनी ग्रोथ को चेंज कर लेते हैं या सेल्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी को, टर्जिडिटी को चेंज कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सेम पॉइंट रिपीट हो गए कि प्लांट में मसल्स नहीं है इसलिए अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। तीसरा डिफरेंस जो है ये है डिफरेंट कंट्रोल मैकेनिज्म। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन सिर्फ हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल भी है एज वेल एज एंडोक्राइन या हार्मोनल कंट्रोल भी है, जबकि प्लांट में सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल है। और ये कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल दोनों तरफ मौजूद है, प्लांट में भी एनिमल्स में भी। लेकिन स्टिल अगेन यहाँ पे एक डिफरेंस है। एनिमल्स के जो हार्मोन होते हैं ये प्रोड्यूस होने के बाद ब्लड में आते हैं, ब्लड में से जाते हैं टारगेट सेल्स तक। ब्लड के थ्रू जाने का मतलब ये है कि हार्मोन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फास्ट है। इसके बरक्स अगर आप प्लांट्स में देखें तो हार्मोन बनते हैं, बनने के बाद ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, फिर जाके कहीं पे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम कह सकते हैं कि एनिमल्स के हार्मोन मोस्टली इमीडिएट इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, जबकि प्लांट के हार्मोन इमीडिएट नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रांसपोर्ट का तरीका डिफरेंट है। एनिमल्स में हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड ने, जो कि अच्छा खासा फास्ट मैकेनिज्म है, जबकि प्लांट में हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं वास्कुलर टिश्यूज के थ्रू, और ये स्लो प्रोसेस होता है। ओवरऑल प्लांट में कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हार्मोन के अंडर कंट्रोल है? वैसे तो सारी एक्टिविटी हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल है, लेकिन स्पेशली ग्रोथ है, फ्रूट का बनना है, फिर फ्रूट का राइप करना है, फ्रूट का पकना है। अब हमने बात की थी कि प्लांट्स जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपना रिस्पांस तो देंगे, लेकिन ये रिस्पांस किसको दे रहे होते हैं? स्टिमुलस को, लेकिन स्पेशली रिस्पांस देते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस क्या होता है कि अगर कोई ग्रोथ फैक्टर कम हो जाए, यानी कोई चीज प्लांट की ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी है, अगर वो चीज मौजूद ना हो तो इसको हम स्ट्रेस कंडीशन कहेंगे और इसका प्लांट के ऊपर इफेक्ट आता है। तो फैक्टर फॉर ग्रोथ वैसे यही है, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट। अगर इनमें से कोई भी चीज मिस होगी, प्लांट को प्रॉपर क्वांटिटी में या इंटेंसिटी में, शिद्दत में नहीं मिल रही होगी, तो हम इसको स्ट्रेस कंडीशन कहेंगे। अब इसके प्लांट के ऊपर फिर इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे अगर लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए प्लांट को लाइट अवेलेबल ना हो तो प्लांट के स्टेम की लेंथ ज्यादा हो जाती है, क्लोरोफिल इसका खत्म हो जाता है, प्लांट का कलर येलोइश हो जाता है। दिस कंडीशन इज नॉन एज एटियोलेशन। तो एटियोलेशन में प्लांट जो है ये क्या हो जाते हैं? येलोइश। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? लॉन्ग टर्म एब्सेंस ऑफ द लाइट। इसी तरह प्लांट को अगर सॉइल में से मैग्नीशियम नहीं मिलता तो इसकी वजह से क्लोरोफिल नहीं बनता। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो लीफ क्या हो जाते हैं? येलोइश। और इस कंडीशन को कहते हैं क्लोरोसिस। तो इन शॉर्ट, इससे मुख्तसर हम ये कह सकते हैं
अगर प्लांट का कलर येलो हुआ है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, तो दिस इज नोन एज एटियोलेशन। और अगर प्लांट का कलर येलोश हुआ है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम या क्लोरोफिल, तो इट इज नोन एज द क्लोरोसिस। इसी तरह प्लांट के ऊपर मुख्तलिफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। अब पैथोजन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंजाई भी हो सकती है। इसके अलावा प्लांट में जब एम्ब्रियो से प्लांट बन रहा होता है तो तब डेवलपमेंटल अबनॉर्मेलिटीज भी आ सकती हैं। तो अगर प्लांट का कोई वाउंडेड पार्ट हो या इंजर्ड पार्ट हो और उस इंजर्ड पार्ट के ऊपर पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप बन जाए और वो सेल्स का ग्रुप बेतरतीब की शक्ल का, उसकी कुछ सिमेट्री ना हो, तो सेल के ऐसे गुच्छे को आप क्या नाम देते हैं? कैलस। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेम के ऊपर ये आपको कैलस नजर आ रहा है। इसी तरह प्लांट के ऊपर जो है जब पैथोजेंस का अटैक होता है तो उस जगह पे अटैकिंग साइट के ऊपर ट्यूमर्स बन जाते हैं। दीज ट्यूमर्स आर नोन एज गाल। तो सिंपल ये बात हो गई, जब प्लांट को इंजरी होगी तो इस इंजरी को ठीक करने के लिए प्लांट रिस्पॉन्स क्या देंगे? दे विल फॉर्म कैलस। और जब प्लांट पे किसी पैथोजन का अटैक होगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे प्लांट के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं। दीज ट्यूमर्स आर नोन एज गाल्स।